हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रमोद एक गरीब इडली वाला था जो गांव में अपने माता पिता बंसीलाल और सुचित्रा के साथ रहा करता था। उसके माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे। प्रमोद बड़ी ही मेहनत और मशक्कत करता, लेकिन उसके बावजूद भी उसके इडली ठेले पर ज्यादा लोग नहीं जाते। अरे इडली ले लो, इडली स्वादिष्ट और मजेदार इडली, स्वाद ऐसा कि दीवाने हो जाओगे। अरे इडली ले लो, इडली आओ आओ, इडली खाओ, इडली खाओ, इडली ले लो। नमस्ते भाई साहब। हाँ जी नमस्ते, बताइए कितनी प्लेट दूं इडली? सुबह से दोपहर हो चुकी थी और ये प्रमोद का पहला ग्राहक था। प्रमोद बहुत खुश हो चुका था, लेकिन अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं कोई इडली वगैरह खरीदने नहीं आया। मैं तो एक जगह का पता पूछने आया था। ये क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव का हनुमान मंदिर कहाँ है? अच्छा, तो ये बात है। ठीक है जी। वो उस रास्ते से अ, उस रास्ते से जाइए और वहां एक हाथ गाड़ी में बैठकर आपको हाथ गाड़ी वाला सीधे मंदिर तक छोड़ देगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। प्रमोद बहुत उदास हो जाता है। गांव में उसकी इडलियों की बिक्री ही नहीं हो रही थी। एक दिन जब उसके माता पिता गांव की एक शादी में जाते हैं, तभी उस मंडप में आग लग जाती है, जिस आग में जलकर सभी जल जाते हैं और उस हादसे में प्रमोद अपने माता पिता को खो देता है। उन दोनों की मौत के बाद वो पूरी तरह टूट चुका था। माँ, पापा, मैं अब क्या करूंगा आप दोनों के बिना? हाँ, अब मैं इस दुनिया में कैसे जीऊंगा? आप दोनों ही मेरा सहारा थे, मेरा आसरा थे। आप दोनों के अलावा तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रमोद अब ठीक से काम पर मन भी नहीं लगा पा रहा था। वो एक दिन एक फैसला लेता है। बस, बहुत हुआ। अब मैं इस गांव में और नहीं रहूंगा। यहाँ रहकर मेरी इडली की बिक्री भी नहीं हो रही है। ये नुकसान झेलने से अच्छा यही रहेगा कि मैं शहर जाकर रहूं। गांव और शहर की जनसंख्या में जमीन आसमान का फर्क होता है। वैसे भी यहाँ रहकर मुझे पल पल माँ पापा की याद सता रही है। मुझे हिम्मत बांधकर मजबूत होना होगा हर हाल में। प्रमोद अब अपना सारा सामान लेकर शहर आ जाता है, जहाँ पर एक चौल में वो किराए के एक मकान में रहने लगता है। प्रमोद शहर में इडली बेचने लगता है और तभी उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते। गांव से शहर में आ गया। अब क्या मैं चांद पर जाकर इडली बेचूं? हे भगवान, इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो मेरी आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। प्रमोद बाकी ठेलों की तरफ देखता है। सभी देसी पदार्थ ही बेच रहे होते हैं, लेकिन एक मॉडर्न स्टाइल में, जैसे कि ऑमलेट पराठा, बर्गर समोसा, एग समोसा, मोमो कचौड़ी। अच्छा, तो अब समझा। ये सभी मॉडर्न स्टाइल में खाना बेच रहे हैं, लेकिन मुझे तो सैंडविच के अलावा और कुछ मॉडर्न डिश नहीं आती। अरे वाह, आइडिया! क्यों ना मैं इडली सैंडविच बनाकर बेचूं? हाँ, ये एकदम सॉलिड आइडिया रहेगा। सभी इडली सैंडविच को बड़े ही चाव से खाएंगे, क्योंकि सैंडविच एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है। प्रमोद इडली और सैंडविच का मिलन करके इडली सैंडविच बनाकर बेचने लगता है। उसके ठेले पर बहुत से लोग इडली सैंडविच खाने आने लगते हैं और सभी को इडली सैंडविच बहुत पसंद भी आता है। अरे वाह यार, क्या झकास इडली सैंडविच बनाया है, मजा ही आ गया। हाँ भाई, मुझे तो एक और प्लेट देना इडली सैंडविच। मैं तो तुम्हारे इडली सैंडविच का बहुत बड़ा फैन बन चुका हूँ। भैया, मैं एक यूट्यूबर व्लॉगर हूँ। क्या आप मुझे अपने इडली सैंडविच ठेले का वीडियो शूट करने दे सकते हो? मेरे पूरे 15,000 सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, करो ना शूट। प्रमोद का वीडियो 2 दिनों में ही वायरल हो जाता है और वो इंटरनेट पर हर जगह ट्रेंड करने लगता है। फेमस होने के बाद सभी लोग उसके साथ सेल्फीज क्लिक करने के लिए आते हैं। उसके बाद में और भी कई व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स आकर उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हैं। प्रमोद कुछ ही दिनों में एक स्टार बन जाता है। अब उसके इडली सैंडविच ढाबे पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगती ही रहती है। वो इडली सैंडविच बेच बेच कर बहुत पैसे कमा लेता है और एक बड़े घर में रहने लगता है। वो अपने इडली सैंडविच के कई सारे आउटलेट्स खोलता है और अब वो ढेर सारी संपत्ति का मालिक भी हो जाता है।
सभी उसे प्रमोद इडली सैंडविच वाला के नाम से जानने लगते हैं। वो अपने बंगले में अपने माता पिता की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा लेता है। काश काश आप दोनों आज मेरे साथ होते माँ पापा। मुझे जीवन में इतना आगे बढ़ता हुआ देखकर आप दोनों कितने खुश होते। खैर, मैं जानता हूं कि आप दोनों जहां कहीं भी हो, मेरे साथ ही हो और मेरे पास हो, और आप दोनों को मुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। एक दिन प्रमोद जब नींद से उठता है तभी वो अपने आप को एक कमरे में किडनैप्ड पाता है। उसके हाथ पांव बांधे हुए होते हैं और वो हिल डुल नहीं पा रहा होता है। ये ये क्या? मेरे मेरे हाथ पांव बंधे हुए। ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? प्रमोद तभी एक आदमी को उस कमरे में आते हुए देखता है जो हूबहू प्रमोद जैसा ही दिखता है। प्रमोद उसे देखकर हैरान रह जाता है। तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखते हो। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तुम हो कौन? अरे मुझे बताओ, तुम कौन हो? मैं तो प्रमोद हूँ। हाँ, तुम कौन हो? अरे बकवास मत करो। मैं प्रमोद हूँ, तुम कोई बहरूपिया हो। अच्छा ठीक है, ज्यादा सस्पेंस ना बढ़ाते हुए सच बता ही देता हूँ। तूने वो बात तो सुनी होगी ना, इस दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। बस उन्हीं 7 लोगों में से मैं तुम्हारा एक हमशक्ल हूँ। और अब पूरी दुनिया के सामने मैं प्रमोद बनकर जीऊंगा और तुम यहाँ पर घुट घुट के मरोगे। ये सुनकर प्रमोद के होश उड़ जाते हैं। वो बहुत घबरा जाता है। मेरा असली नाम तो कौशिक है, लेकिन अब वो बदलकर प्रमोद हो गया है, समझे तुम? अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते प्रमोद। कौशिक प्रमोद बनकर उसकी संपत्ति पर भी राज करने लगता है। कई दिनों तक एक ही कमरे में बंद रहता है वो प्रमोद। कौशिक के लिए प्रमोद बनकर जीना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन वो फिर भी लालच में आकर जी लेता है। प्रमोद जिस कमरे में बंद होता है उसके बाहर गुंडे तैनात होते हैं और उस कमरे में तो कोई खिड़की भी नहीं होती जिसके बाहर प्रमोद भाग सके। ये कहाँ फंस गया मैं? क्या से क्या हो गया है ये सब? अब मैं यहाँ से कैसे बच निकलूं? यहाँ पर तो कोई खिड़की भी नहीं है, और ये दोनों गुंडे तो कमरे के दरवाजे पर ही चौकीदारी कर रहे हैं। ऊपर से सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। प्रमोद के लिए अब उस जगह से निकलना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। तभी प्रमोद को एहसास होता है कि उसके शर्ट की जेब में पैसों का बंडल पड़ा है। वो उन गुंडों को वो पैसे दे देता है और गुंडे भी खुशी खुशी उन पैसों को रख लेते हैं और प्रमोद को जाने देते हैं। कौशिक एक जगह पर लाइव इंटरव्यू दे रहा होता है और इडली सैंडविच आउटलेट्स के बारे में बात कर रहा होता है। तभी वहां पर प्रमोद आ जाता है और इंटरव्यू रोकता है। रुको रुको, ये असली प्रमोद नहीं है, मैं असली प्रमोद हूँ। ये कैसे हो सकता है? अरे भाई, ये आदमी कौन है? इसे यहाँ से भगाओ। लगता है कोई हमशक्ल ही है, आ गया फायदा उठाने। चल निकल यहाँ से। हम शक्ल कौन है इसका? सच तो अभी पता चल जाएगा। तुम दोनों अभी इडली सैंडविच बनाओगे और जो स्वाद प्रमोद के स्वाद से मैच होगा वही असली प्रमोद होगा। कौशिक अंदर ही अंदर डर जाता है। दोनों इडली सैंडविच बनाना शुरू करते हैं, लेकिन कौशिक को इडली तक बनाना नहीं आता और इस तरह उसका राज सभी के सामने आ जाता है और उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं। प्रमोद अपने जीवन में खूब सफलता प्राप्त करता है और उसके इडली सैंडविच इंटरनेशनली भी फेमस हो जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर मुंबई की लोकल ट्रेन आकर रुक जाती है और तभी अनिरुद्ध तुरंत ट्रेन में घुस जाता है और चने बेचने लग जाता है। चने चने नमकीन मसालेदार तीखे चने, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। चने चने, बनाइए अपनी ट्रेन यात्रा को और भी मजेदार। चने ले लो चने। अरे ओ चने वाले, कितने का दिया? साहब 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए। चल ठीक है, 5 रुपए के चने दे दे। फ्रेश है ना? वरना पता चला यात्रा के दौरान पेट में गड़बड़ हो गई। अरे नाना साहब, ये चने एकदम फ्रेश हैं, ये लीजिए। अरे भाई, मुझे भी 10 रुपए के दे दो। ये लो पैसे।
मुंबई शहर में रहने वाला अनिरुद्ध लोकल ट्रेन में चने बेचकर पैसे कमाता और उन्हीं थोड़े बहुत पैसों से अपना जीवन यापन करता। उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता सिवाय उसकी धर्मपत्नी भावना के। अनिरुद्ध जी, क्या हुआ? आजकल आप शाम को घर लौटते हो तो आपका चेहरा बुझी हुई ट्यूबलाइट की तरह होता है। कोई बात है क्या? बताइए ना। भावना, वो दरअसल पिछले कुछ दिनों से धंधा बहुत ही कम हो रहा है। उतनी कमाई नहीं हो पा रही है जितनी पहले हुआ करती थी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। अनिरुद्ध जी, इतनी चिंता मत कीजिए। काम में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। आप बस अपनी पूरी निष्ठा और लगन से चने बेचिए। अनिरुद्ध रोजाना मुंबई की लोकल ट्रेनों में चने बेचता और वो कड़ी मेहनत करके सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता। कुछ दिनों बाद भावना गर्भवती हो जाती है, जिस खबर को सुनकर अनिरुद्ध देसी घी की मिठाई लाता है और भावना और अपना मुंह मीठा करता है। अरे मुबारक हो भावना, तुम माँ और मैं बाप बनने वाला हूँ। हाँ अनिरुद्ध जी, हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। आखिरकार अब हमारे घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। भावना, काश आज माँ और पापा जिंदा होते। वो दोनों इस खबर को सुनकर बहुत खुश होते। खैर, लेकिन मैं अपने बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। और तुम अब कुछ काम नहीं करोगी। सफाई से लेकर खाना बनाने तक का सारा काम मैं ही करूंगा। ठीक है, पता है कितना अच्छा खाना बनाते हो आप। एक ढंग की गोल रोटी तो बना नहीं पाते और बात करते हैं। अरे, तुम मुझे चैलेंज मत दो। ये बाप अपने होने वाले बच्चे के लिए और ये पति अपनी गर्भवती पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है। अनिरुद्ध और भावना की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दे दी थी। अगले दिन जब अनिरुद्ध चना बेचने रेलवे स्टेशन जाता है तभी अब मुझे और भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे कंधे पर मेरे होने वाले बच्चे की भी जिम्मेदारी है। मुझे उसे हर वो खुशी देनी है जो मुझे कभी नहीं मिली। भगवान जी, मेरा साथ दीजिएगा। मेरे जीवन के इस नए अध्याय में मेरा साथ दीजिए भगवान। अनिरुद्ध जी तोड़ मेहनत करने की ठान लेता है, लेकिन तभी वहां पर एक रेलवे विभाग के ऑफिसर आते हैं और वो अनिरुद्ध से कहते हैं, बस बहुत हुआ तेरा नाटक चने वाले। अब तू अपने ये चने अपने अपने घर जाकर बेच, रेलवे स्टेशन पर नहीं। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ट्रेनों में चने बेचता हूँ क्योंकि गांव में कहीं भी ठेला या लारी लगाने के लिए सरपंच जी को पैसे देने पड़ते हैं। आधी कमाई तो वहां ही चली जाती है। इसलिए तू यहाँ ट्रेन में मुफ्त में चने बेचने आता है? अगर तू आज के बाद, इनफैक्ट अभी इस समय के बाद ट्रेन में चने बेचने गया तो तुझे मैं या कोई और नहीं, सीधा कानून देख लेगा। ट्रेन को बस मार्केट समझ रखा है। चल निकल यहां से, बेवकूफ कहीं का। लेकिन साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। अनिरुद्ध को रेलवे विभाग ट्रेन में चने बेचने से मना कर देती है और अब उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब मैं क्या करूं? ट्रेन में चने नहीं बेच सकता और गांव में भी नहीं। अगर मेरी दुकान हो तो ही मैं चने बेच पाऊंगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अनिरुद्ध अत्यंत चिंताग्रस्त हो जाता है। वो हिम्मत जुटाकर सड़क पर चने बेचने जाता है। चने ले लो, चने, नमकीन मसालेदार चने, चने ले लो, चने। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। चने खा लो, चने ले लो। अनिरुद्ध 1 घंटे तक गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता रहता है, लेकिन 1 घंटे में सिर्फ 2 ग्राहक ही आते हैं। आस पड़ोस के दुकान वाले सरपंच को फोन मिलाकर अनिरुद्ध के सड़क पर चने बेचने के बारे में बता देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वहां पर सरपंच के आदमी आकर अनिरुद्ध को बहुत पीटते हैं। मत मारो मुझे, अरे मत मारो। क्यों रे छछूंदर, तुझे पता नहीं क्या? गांव में सड़क पर सरपंच जी की अनुमति के बगैर और सरपंच जी के पैसे देने के बिना कोई भी सड़क पर कुछ नहीं बेच सकता। अब तो तुझे हम छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आइंदा से तू सड़क पर चने बेचते हुए दिखा तो तुझे मार मार कर तेरा भरता बना दूंगा। समझ गया? लल्लू कहीं का, चल भाग यहाँ से। वो सरपंच के आदमी अनिरुद्ध को वहां से भगा देते हैं और तो और उस बेचारे के चने को भी कुचल कर फेंक देते हैं। अनिरुद्ध को बहुत चोटें आती हैं, जिन्हें देखकर भावना बहुत घबरा जाती है। अनिरुद्ध जी, आपको ये क्या हो गया? आपको इतनी चोट कैसे लगी?
आप तो सड़क पर चने बेचने गए थे ना, तो फिर? एक मिनट, कहीं कहीं सरपंच के आदमियों ने तो आपका ये हाल नहीं किया ना? हाँ भावना, सरपंच के आदमियों ने ही मेरा ये हाल किया है। चने का सारा माल भी फेंक दिया उन्होंने। मेरी ही गलती है। मुझे पता था कि सड़क पर सरपंच जी को पैसे न देकर कुछ बेचा तो फिर यही अंजाम होगा, लेकिन मजबूरी के चलते मैंने ये जोखिम उठाया। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? देखिए कितनी गहरी चोटें आई हैं आपको। देखिए तो आप भी ना, सच में। भावना फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर अनिरुद्ध की मरहम पट्टी करती है। अनिरुद्ध अब नया काम ढूंढने निकल पड़ता है, क्योंकि घर पर रहकर वो भावना और अपने आने वाले बच्चे को नहीं संभाल पाता। नौकरी ढूंढने के लिए बहुत कठिन प्रयास करने के बाद भी उसे कहीं पर नौकरी नहीं मिलती। वो निराश होकर घर लौट रहा होता है, तभी रास्ते में उसे हंसराज काका मिल जाते हैं, जो उसके स्वर्गवासी पापा के परम मित्र थे। अरे अनिरुद्ध बेटा, तू कैसा है? भावना बहू कैसी है? सब कुछ कुशल मंगल है ना? हंसराज काका को देखकर अनिरुद्ध रह नहीं पाता और उनके गले पड़कर रोने लगता है। अनिरुद्ध उन्हें ये सब कुछ बता देता है, जिसके बाद चुप बेटा, शांत हो जाओ। मैं हूं ना, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी एक दुकान है जो अभी बंद हो गई है, उसे मैं तेरे नाम पर कर देता हूं। फिर तू वहां पर चने बेचना और पैसे कमाना। नहीं काका, मुझे इतनी बड़ी मदद मत कीजिए। अरे मदद नहीं कर रहा पगले, तू जो भी पैसे हैं वो किश्तों में चुका देना, लेकिन तू इस सब के लिए मना मत कर। तेरे कंधों पर तेरी बीवी और आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी है। धन्यवाद हंसराज काका, आपका बहुत बहुत आभार। अरे अनिरुद्ध मेरे बच्चे, मैं तेरे पिता समान ही हूं और तू मेरा बेटा है, इसलिए जब भी कोई मदद चाहिए हो मेरे पास आ जाना और हक से जो चाहिए वो मांगना। अनिरुद्ध अब उस दुकान पर चना और तरह तरह की डिशेस जैसे चना मसाला, चना चाट और चना सलाद बेचता है, जिससे उसकी बहुत अच्छी कमाई होने लगती है। 9 महीनों बाद भावना एक फूल सी प्यारी बच्ची को जन्म देती है और अनिरुद्ध खूब सारे पैसे कमाकर अपनी बेटी और बीवी को संभालता और वो तीनों एक समृद्ध और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।